तो न्यूज रूम में सबसे पहले बातचीत करेंगे पीएम मोदी के जरिए लॉन्च की गई जल जीवन मिशन ऐप की लॉन्चिंग के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप की लॉन्चिंग कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर आज मुल्क खुद कफील हो रहा है और गांधी जी का ये ख्वाब था कि हमारा मुल्क और मुल्क की आवाम आत्मनिर्भर हो, और इसी के लिए ही मरकजी सरकार ने कोशिशें की हैं और नई नई स्कीमों के जरिए तरक्की को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी ने कहा जल जीवन मिशन इसी का हिस्सा है और इसके जरिए देही और शहरी इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है। निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति, जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, तीर्थग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना, ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। साथियों, हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाइयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। वहीं आज गांधी जी की जयंती के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है और वहीं उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तलबा और तालबात को स्कॉलरशिप के चेक्स फराहम किए हैं और महात्मा गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया है। सीएम योगी ने कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी और उनके दिखाए हुए रास्ते हम सब के लिए नमूना है और इसी पर चलकर मुल्क में अमन सलामती को बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी के आंदोलन के एक ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने
दुनिया के सामने हिंसा की बजाय अहिंसा और सत्य की बजाय सत्य और भारत की मैत्री और करुणा के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को उस कालखंड में नेतृत्व प्रदान किया था। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब अपने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी प्रवेश किए हैं। 15 अगस्त 2022 को यह देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे और तब हम सबको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वास्तव में इस दौरान देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान और उनके संकल्पों के अनुरूप हमने भारत को कहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। और अब न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे आर्मी चीफ के दौरे की। आपको बता दें कि आर्मी चीफ MM नरवणे आज लद्दाख के दौरे पर हैं और हिंद चीन कशीदगी के हवाले से उनका बयान भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कौम के लिए अपनी जान गंवाने वाले जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया है। नरवणे LAC पर तनाव के दौरान मशरिकी लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गुज़िश्ता 6 माह से हालात नॉर्मल है। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है चीन के साथ। वहीं चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली है। हमें उम्मीद है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। The situation now over the last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place. And by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. और अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में जारी सियासी हलचल पर दूसरी पार्टियों के लीडरान के रद्द-ए-अमल की। तो आपको बता दें कि शिवसेना के लीडर संजय राउत का बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कड़ी तनकीद की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदर ना होने पर सवाल उठाया है। तो आपको बता दें कि शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी पार्टी बगैर सदर के रहती है तो ये कुदरती तौर पर उलझन का बाइस है। मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने अंदरूनी मामलात को हल कर लेगी। वाज़ेह हो के कई दिनों से पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सभी का कहना है कि अब इतने साल हो गए हैं, राहुल गांधी जी ने पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया और उसके बाद तो सिर्फ मैं देखता हूँ ऐसा ही काम चल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी अगर हेडलेस होगी, प्रेसिडेंट नहीं होगा पार्टी का, तो लोगों के मन में ज़रूर एक भ्रम पैदा होता है किसी भी पार्टी के बारे में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो। पार्टी का मुखिया तो होना ही चाहिए, सेनापति होना ही चाहिए। और मुझे लगता है जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी जो मामले हैं वो सुलझा लेगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की जारी सियासत में
बीजेपी और कांग्रेस हमेशा आमने सामने रहती हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी रहती है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए दोनों ही पार्टियां नजर आती हैं। और अब जो ताजा इल्जाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है, आपको बता दें कि बजट से ज्यादा कर्ज लेने पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बजट से ज्यादा कर्ज लेने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि हुकूमत का सालाना बजट 2,41,000 करोड़ है, जबकि हुकूमत अब तक 2,53,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कांग्रेस ने हुकूमत पर कर्ज के पैसे से ऐश परस्ती को फरोग देने का इल्जाम लगाते हुए रियासत में मनमानी और झूठ को फरोग देने का इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला किया है और उसे अपने दागदार दामन को देखने का मशवरा दिया है। 40,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश सरकार का बजट है और 2,53,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 2,000 करोड़ और कर्जा लेने की तैयारी क्या मध्य प्रदेश बनाया है 17 साल के परिश्रम से, ये आज लोगों के सामने है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा तो लगा दिया है, लेकिन चपरासी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। जो चपरासी साहब से मिलाने के 10-25 रुपये वो चाय पानी लेता था, आज वो 5-5 हज़ार की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का हाल है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिनव पहल की है। मध्य प्रदेश की जनता को सुशासन और हर योजना का उचित समय पर लाभ मिल सके, उसकी समस्या का निदान हो सके, उसके लिए शायद देश में पहली बार ये हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी, सीएम हेल्पलाइन, और हमारी सरकार में ये बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि इसको हम और मजबूत करेंगे और समय समय पर हम विभिन्न योजनाओं को सीएम हेल्पलाइन के दायरे में लेके आते हैं। वहीं इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर इल्जाम लगाती है, लेकिन अब ये बड़ा इल्जाम कांग्रेस ने लगाया है कि कर्ज से ज्यादा कर्ज ज्यादा यूज किया है बीजेपी ने। क्या वाकई बीजेपी ऐसा कर रही है? साहबा, ये जो इल्ज़ाम है ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश हुकूमत का जो सालाना बजट है सरकार का, वो 2,41,000 करोड़ है और अब तक सरकार जो कर्जा ले चुकी है वो कर्ज जो है 2,53,000 करोड़ का है और सरकार आगे भी जो है कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है क्योंकि हम फलाही काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं और जो पैसा कर्ज लिया जा रहा है वो आवाम के लिए और मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए है। लेकिन कमलनाथ हुकूमत में जो कर्ज लिए गए थे वो ऐश परस्ती के लिए लिए गए थे। तो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन शायद मध्य प्रदेश जो है हिंदुस्तान की पहली रियासत है जहां पर सरकार के बजट से ज़्यादा अब तक कर्ज लिया जा चुका है। अगर मध्य प्रदेश के कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो जो है 2.5 लाख का जो है कर्जदार हो जाता है। इतना कर्ज मध्य प्रदेश में लिया जा चुका है। अब सवाल बुनियादी तौर पर है ये कि जो कर्ज लिया जा रहा है, अगर हुकूमत ये कह रही है कि फलाही स्कीमों के निफाज के लिए है, तो फलाही स्कीमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, या फिर जो है जो दूसरे मामले हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो हुकूमत कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आईना दिखाने की कोशिश की है। दोनों पार्टियों के जरिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश जितना कर्जदार हो चुका है इतना इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ था। मेहताब आलम, वहीं अगर बजट की बात की जाए तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश हुकूमत ने कई सेक्टर्स में बजट को बढ़ावा दिया था, कई गुना बजट बढ़ाया गया था। तो ऐसे में क्या जरूरत आ पड़ी बीजेपी को, क्योंकि क्या सही मायने में स्कीमों के जरिए इतना काम हो रहा है कि बजट ज्यादा कर लेना पड़े? देखिए, काम की अगर बात करें, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की अक़लियती इदारों की बात करूं तो अक़लियती इदारे जितने भी है 2018 से किसी की तश्कील नहीं हुई है। बजट उन इदारों का कम कर दिया गया है। अगर मैं मसाजिद कमेटी का इमाम मुअज्जिनीन की बात करूं तो उनके बजट जहां पर जो 3 करोड़ जो है 80 लाख था, उसे घटाकर जो 1 करोड़ 80 जो है 60 लाख रुपये में कमी कर दी गई। इसी तरह तो वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर मदरसा बोर्ड की बात करें तो मदरसा टीचरों को 5 साल से तनख्वाह इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वहाँ पर बजट नहीं है। तो अगर इसी तरह से दूसरे इदारों की देखें तो वहाँ पर भी जो है एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब सवाल बुनियादी तौर पर उठता है कि अगर हुकूमत एक कर्ज ले रही है तो वो कर्ज किसके पास जा रहा है? कहीं हुकूमत के जरिए इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को जो इल्जाम है कि इलेक्शन को मैनेज करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी इतना
ले रही है और यही पैसा वहाँ पर खर्च किया जा रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात है तो सड़कों की हालत देख लीजिए किस तरह से है, बेरोजगारी की हालत क्या है, और फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शराब में जो टैक्स बढ़ाया गया है, वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें सैकड़े को पार कर चुकी हैं। कल मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है और वहीं पर अगर आप पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर 110 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों के हाथों से रोजगार जा रहा है और वहीं पर जो हुकूमत के जरिया बार बार कर्ज ले रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया। और अकलियतों की हालत में बात करें तो वो नागुफ्ताबे है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी पार्टी तबसरा करने को तैयार नहीं है। अकलियती इदारों की अब तक 2018 से तश्कील नहीं हुई है। साहिबा चलिए, तो पूरी सियासत के हवाले से हमने बातचीत की हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। ख़वातीन को उनका हक दिलाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की 1 माह तक चलने वाली खास मुहिम औरतों का हक, कोई शक। देखिए आज रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो अब रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। किसान तहरीक के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किसान तहरीक के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। करनाल से ये खबर आ रही है।
करनाल में पुलिस एहलकारों और किसानों के बीच झड़प हुई है। पुलिस और एहतजाजी किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई है। एहतजाजी किसानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल भी किया है। धान खरीद को लेकर सड़कों पर किसान उतर आए हैं। तो करनाल में पुलिस एहलकारों और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली है। पुलिस और एहतजाजी किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई है और धान खरीद को लेकर किसान सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और किसान एहतजाजी किसानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में किसान धान खरीदी मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, जहां पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की। तो ठीक, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करनाल में पुलिस एहलकारों और किसानों के बीच झड़प हुई है। पुलिस और एहतजाजी किसानों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल और एहतजाजी किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। पुलिस ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है। वहीं पुलिस के जरिए पानी की बौछार भी की गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे हैं। पूरा मामला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। धान खरीद को लेकर ये तमाम किसान सड़कों पर उतरे हैं और मामला है करनाल का। करनाल की इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे हिमांशु से। हिमांशु, धान की खरीद को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं और बड़ी तादाद में किसान दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने ये कह दिया है कि 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, उसके चलते किसानों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, उसके बाद 1 अक्टूबर समय दिया जाता है और अब 11 अक्टूबर समय दे दिया गया है। तो परेशानी किसानों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि धान की फसल खेतों में पककर तैयार है और ऐसे में अगर धान की खरीद सरकार नहीं करेगी तो बारिश से धान की फसल खराब होने का जो डर है वो बना रहता है। कल भी मार्केट कमेटी का घेराव किसानों की तरफ से किया गया और आज एक कॉल दी गई थी पूरे हरियाणा के अंदर कि अलग अलग जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, जेजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उनके घर का घेराव किया जाएगा। करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया गया है, क्योंकि जो विधायक हैं यहाँ से वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही हैं। ऐसे में यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन उन बैरिकेड्स को पार करते हुए किसान आगे बढ़े और फिलहाल दरी बिछाकर सीएम आवास के बाहर किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, तो लगातार हुकूमत की तरफ से धान खरीदी की तारीख को लेकर तौसी की जा रही है, वहीं इसको लेकर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हिमांशु, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू क्राइम ब्रांच की कार्रवाई की। तो जम्मू क्राइम ब्रांच ने नेहा पंडिता और उन्हीं के खानदान के 2 लोगों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और हमारे नुमाइंदे से इस हवाले से तफसील लेने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू क्राइम ब्रांच ने खातून JKAS अफसर नेहा पंडिता, उनकी बहन सरकारी टीचर मीनाक्षी पंडिता और उनके वालिद रोशन लाल पंडिता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। उन पर सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की रिलीफ से इस्तेफादा करने का इल्जाम है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर, क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों पर कार्रवाई की है, क्या कुछ इसकी जानकारी? तो समीर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ और मैं ये कह रहा था कि 2 केसेस लगाए गए हैं। एफआईआर जो है 2 केसेस के अंडर किया गया है। एक तो 420 के अंदर है और दूसरा 12B PRC के तहत उसमें कार्रवाई की गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से। एफआईआर दर्ज किया गया और उसमें ये जो इल्जामात ये हैं कि जो नेहा पंडिता है, जो कि JKAS ऑफिसर है और उनकी बहन और जो है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, कश्मीर में पोस्टेड है, उन्होंने
एक ज़ाब्ता ये होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उसके बाद जो माहाना रिलीफ मिलता है कश्मीरी माइग्रेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से, उसको सरेंडर करना होता है और उसमें जो राशन कार्ड में उसका नाम होता है उसको कन्वर्ट करके जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तहत वो माहाना जो मिलता है रिलीफ वो फिर नहीं मिलता है, उसको शो करना होता है। लेकिन जो इल्जामात ये हैं कि इन दोनों जो दोनों बहनें हैं उन्होंने ये नहीं दिखाया और बदस्तूर वो रिलीफ डिपार्टमेंट से वो जो मंथली रिलीफ है वो निकालते रहे और ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। तो उसके बाद अब क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और इसमें जाहिर तौर पर कार्रवाई ये होगी कि जो पैसा उन्होंने एज रिलीफ लिया है उसकी बाज़ाब्ता रिकवरी होगी और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद अगर उनको जो है उसमें इल्जामात पूरे दुरुस्त होते हैं या सही साबित होते हैं तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जो उनके फादर हैं रोशनलाल पंटा उनके खिलाफ भी और इन बहन जो दो सिस्टरें हैं उनके खिलाफ भी ये क्राइम ब्रांच ने चलिए, तो अब आगे देखना ये होगा कि क्राइम ब्रांच इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। अगर इल्जामात सही साबित होते हैं तो फिर देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। समीर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।